हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो आज के दिवस में जिस एक पहलू पे हम काफ़ी चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि विषय संकल्पनाओं में खास करके राज्य स्पेशल परीक्षा को ही आधारित करते हुए ये पूरा श्रृंखला, ये पूरा सेशन आपको दिखता है जहाँ पे कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो चलेगा, जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएगा ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु इसी पर्याय के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत भी करते हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ आज जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर ध्यान रखिएगा ये यूपीजी के स्पेशल जो आपका बैच आप सबके सम्मुख रखा गया है, खास करके जिसका नाम है सिद्धार्थ बैच। ध्यान रखिएगा आपके एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ यह जो बैच 999 रुपये का था वह केवल आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेज भी चालू हो जाएंगी, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा अगर देखा जाए तो इस परिपेक्ष हुए कोर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं तो ध्यान रखिएगा, डेली लाइव क्लासेज होंगी, 1 साल की वैलिडिटी होगी, 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, यूपी जीके की ई बुक मिल जाएगी, हस्तलिखित नोट मिलेगा, साथ ही साथ आपके क्लास की पीडीएफ और फिर आपका एक डाउट सेशन जो होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इन सारे क्रम को आप यहाँ पे समग्र रूप से देख सकते हैं। आगे की जब बात करते हैं तो पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है कि अयादी संधि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये नाम समेत है उत प्लस योग के अंतर्गत, तथा प्लस अय के अंतर्गत, अप प्लस जय के अंतर्गत या फिर नौ प्लस एक के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या होगा? सिर्फ तुम पहली बात अपने लहजे में एक बार थोड़ी सी शालीनता लाओ। ठीक है, पढ़ाने के लिए ही खड़े हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसी दिन हमने पढ़ाया नहीं है। यहाँ क्वेश्चन के जवाब की तरफ इशारा होना चाहिए आपका। किसके बारे में बात चल रही है? अयादी संधि कौन सा है? अयादी संधि की जब बात की जाए तो अयादी संधि का पूरा पैटर्न हमें देखने को मिलता है उत प्लस योग के रूप में, तथा प्लस अय के रूप में, अप प्लस जय के रूप में या फिर नौ प्लस एक के रूप में। अयादी संधि बेसिकली आप भी जानते हैं कि जब हम संधि की बात करते हैं तो संधि परिपेक्ष हुए हमने पीछे भी बता रखा है कि संधि की जब बात की जाए तो संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं। संधि का जो एक मानक होता है मुख्यतः आप भी जानते हैं कि ये क्या होता है, ये कुल मिला जुला के आपके 3 प्रकार के होते हैं। जहां पे अगर देखा जाए तो पहला कौन सा होता है? स्वर संधि के रूप में देख मिलता है। स्वर संधि के अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन संधि के रूप में होता है। और व्यंजन संधि के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये 3 संधि हो जाती है। और 3 संधि के परिपेक्ष अगर देखा जाए तो स्वर संधि का कॉन्सेप्ट आपने सुना भी होगा कि स्वर संधि जो होती है वो आपके 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो आप भी जानते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अयादी ही है एक आपका स्वर संधि का स्वरूप। इसके अलावा दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा वृद्धि स्वर संधि, फिर आपके गुण स्वर संधि, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा यण संधि। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग क्या हो जाते हैं? संधि के प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, संधि की जब बात की जाए तो संधि के परिपेक्ष हुए स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है: अयादी, दीर्घ, वृद्धि, गुण और यण। जहां पे अगर देखा जाए तो अयादी संधि, ये अब इस बात से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या है? ये एक स्वर संधि है। ये क्या है? यह एक स्वर संधि के रूप में देखने को मिल जाता है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे स्वर संधि कहां कहां पे आपको देखने को मिल रही है? तो वैसे तो अगर देखा जाए तो स्वर संधि अलग अलग पहलू में अलग अलग तरीके से दिख रही है, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे कौन सी होगी? एक नाम ध्यान रखिएगा, डी वाला। डी की जब बात की जाए 9 प्लस 1 अर्थात नाविक क्या बोलते हैं? 9 प्लस 1 ये जो शब्द होता है इसके माध्यम से क्या जुड़ता है? तो इसके माध्यम से बन जाता है नाविक। क्या बनता है? नाविक की जब बात की जाए तो नाविक शब्द जो होता है यह क्या हो जाता है? यह अयादी संधि के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में? अयादी की जब बात की जाए तो अयादी के रूप में यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो उत प्लस योग ये क्या हो जाता है? यह आपके उद्योग के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरीके से तथा प्लस एव ये क्या होता है? ये तथैव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और
अप प्लस जय, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, ये हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अब्ज के रूप में, ठीक है। तो अब्ज का पूरा पर्याय होता है अब्ज के रूप में। 9 + 1 की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, ये होता है नाविक के रूप में। तो नाविक का नाम ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कौन सा संधि ऐसा है जो व्यंजन संधि के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, कौन सा संधि ऐसा है जो यहां पे आप कह सकते हो कि जिसको हम व्यंजन संधि के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उद्धरण, तद्धित, बागजाल या फिर रसायन। अगर यहां पे देखा जाए तो कौन सी संधि ऐसी है जिसको हम किसके रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, खास करके व्यंजन संधि के रूप में। व्यंजन संधि की जब बात की जाए तो व्यंजन संधि के रूप में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। व्यंजन संधि। पहली बात, थोड़ा सा इन संधि को हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। जैसे रसायन एक शब्द है तो इसका क्या होता है, रस प्लस आयन, रस प्लस आयन, ठीक है। रस प्लस आयन की जब बात की जाए तो रसायन का क्या हो जाता है, रस प्लस आयन, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बागजाल, तो यहाँ पे आपने सुना होगा क्या लिखा जाता है, बाग प्लस जाल, ठीक है। तो बाग प्लस जाल बागजाल का हो जाता है। तद्धित की जब बात की जाए तो तद्धित के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, ये तद्धित का हो जाता है। और उद्धरण की जब बात की जाए तो इसका क्या होता है, इसका होता है उत प्लस हरण। तो उत प्लस हरण की जब बात की जाए तो ये आपका उद्धरण हो जाता है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो उद्धरण बेसिक अगर देखा जाए तो इसमें आप एक नियम देख पा रहे होंगे, खास करके यहाँ पे त है, यहाँ पे का है, यहाँ पे ता है। और इस नियम की जब बात की जाए तो इसके बारे में हमने कई बार बताया है कि जब आपके सम्मुख क्या हो, का हो, चा हो, टा हो, ता हो, पा हो, ठीक है। इन वर्णों के साथ खास करके जब भी किसी वर्ग का तीसरा या फिर आपका चौथा वर्ण आता है, ठीक है, या फिर इसके साथ कोई स्वर आता है या फिर आपका य र ल आता है, तो उस दशा में परिवर्तन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो तीसरा वर्ण आपका बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि का की दशा में क्या हो गया, ग बन जाता है। ता की दशा में क्या हो गया, त था द हो गया। और इसी तरीके से त की दशा में यहाँ पे भी द परिवर्तित हो गया। तो ये तीनों एक तरीके से आप कह सकते हो ये क्या हो गए, ये शुद्ध रूप से आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हो गए, एक ही नियम से आपके बनाए जा रहे थे, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे बचता है रसायन। रसायन शब्द की जब बात की जाए तो रसायन शब्द में अभी हमने देखा इसमें क्या लगा है, अ है, और इसमें क्या है, आ है। बना क्या शब्द, अ प्लस अय बन करके क्या बन जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर एक स्वर संधि होती है जिसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आप भी जानते हैं क्या पहलू होता है, दीर्घ स्वर संधि की जब बात की जाए तो उसमें जो बनता है वो हस्व आ के साथ जब दीर्घ आ जुड़ता है तो उस दशा में दीर्घ आ परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे रस प्लस आयन के परिपेक्ष क्या निकल के आता है, तो शुद्ध रूप से आप कह सकते हो ये बन जाता है रसायन। तो यहाँ अ पे बड़ा आ की मात्रा अर्थात जिसको हम कह सकते हैं दीर्घ आ की मात्रा लग रही है, और ये किसको बता रही है, दीर्घ स्वर संधि को बताती है, ठीक है। आगे की बात करें, विसर्ग संधि है। यहाँ पे कौन सी एक ऐसी कह सकते हो कि पंक्ति है जिसमें विसर्ग संधि आपको दिख मिलती है, निष्कर्म, संयोग, तथैव या फिर गिरीश। कौन सा एक ऐसा शब्द होगा जो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग संधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तोड़ के देख लेते हैं। पहला शब्द क्या है, गिरीश, अर्थात गिरी के साथ क्या हो जाएगा, ईस, ये आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो गिरी के साथ हम क्या जोड़ते हैं, गिरी के साथ अगर हम ईस जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये गिरीश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर आपने सुना होगा किसके बारे में, सदा, और सदा के साथ आपने एव का इस्तेमाल किया होगा। तो सदा के साथ जब हम एव का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, सदैव हो जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फिर क्या जुड़ता है, सम के साथ आपका योग जुड़ता है तो फिर क्या हो जाता है, संयोग बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं निस, और निह के साथ जब आपका कर्म जुड़ता है तो ये क्या परिवर्तित होता है, निष्कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो निष्कर्म की जब बात की जाए तो निष्कर्म का आधार इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विसर्ग लगा है। और सामान्य दशा में हमने बताया भी है कि विसर्ग में जब खास करके कोई इससे पहले खासा क्या होती है, ई की मात्रा होती है या फिर हस्व ई की मात्रा होती है, और इसके बाद क्या होता है, इसके विसर्ग के बाद कोई आपका व्यंजन होता है, तो उस दशा में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वह आपके
तालब मिसा की जब बात की जाए तो यह आपके परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो निष्कर्म के परिप्रेक्ष्य क्या होगा, यह निष्कर्म का स्वरूप आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो निष्कर्म की जब बात की जाए तो निष्कर्म का स्वरूप जो होता है वह कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी समयोग की जब बात की जाए तो यहाँ पे तो आप कह सकते हो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ लगा है, सदा प्लस एव। अगर इसकी बात की जाए तो इसका विवरण क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि सदा आ की मात्रा है और ए की मात्रा है, तो इससे क्या परिवर्तित हो गया, इससे आपका ए बन जाता है। और इस दशा में क्या बनता है, इस दशा में अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये वृद्धि संधि हो जाती है। वृद्धि की जब बात की जाए तो वृद्धि संधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गिरी के साथ जब हमने ईस को देखा तो ये क्या हो गया, यह आप कह सकते हो कि ये दीर्घ स्वर संधि के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका दीर्घ स्वरूप आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो गिरीश के परिप्रेक्ष्य दीर्घ हो जाएगा, सदैव के संदर्भ में वृद्धि हो जाएगा। और समयोग की जब बात की जाए तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। निष्कर्म की जब बात की जाए तो ये विसर्ग का संबंधित होगा। भू प्लस ऊर्जा, अगर इसकी बात की जाए तो ये संधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, भू प्लस ऊर्जा, अर्थात अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, भूर्जा। खास करके भू प्लस आर होगा, भू प्लस ऊर्जा होगा, या फिर भू प्लस ऊर्जा, या फिर भुज प्लस रय, इसका संदर्भ क्या होगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये संहिता आपको दिख मिलता है, तो हमने बोल ही दिया। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, यह संबंध हो जाता है भू प्लस ऊर्जा। क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा की जब बात की जाए तो भू प्लस ऊर्जा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके क्या नाम बन जाता है, यह हो जाता है भूर्जा। अर्थात अगर इसकी बात की जाए तो यह किससे समित हो जाएगा, तो यह दीर्घ स्वर संधि से समित हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि की जब बात की जाए तो दीर्घ स्वर संधि से क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे उदाहरण जुड़ जाता है, जहां पे आपने देखा क्या शब्द बनता है, भू प्लस में ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे मानक क्या है, यहाँ पे दीर्घ ऊ की मात्रा है, यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ ऊ की मात्रा है। तो जब दीर्घ ऊ के साथ जुड़ता है तो फिर क्या बनता है, अंतोगत्वा दीर्घ ऊ बन जाता है, जो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और हमने देखा कि परिवर्तन होने के बाद क्या हो जाता है, भूर्जा, ये जो शब्द बनता है ये कुछ इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे दीर्घ ऊ की मात्रा आपको दिख रही है। तो भूर्जा शब्द की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है। दीर्घ में जैसे अभी आपने पीछे देखा भी होगा, कुछ शब्दों की जैसे बात करें, जैसे विद्यालय, तो ये भी इसी से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, विद्या, और विद्या के साथ में आलय है। ठीक है, तो विद्या के साथ जब आलय जुड़ता है तो यहाँ पे क्या है, अ की मात्रा है, यहाँ पे क्या है, अ की मात्रा है, तो दोनों अ मिल करके क्या जोड़ते हैं, आपका दीर्घ आ बना देते हैं। तो अ के साथ मिलकर के दीर्घ आ बन जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक शब्द और आपने देखा होगा, जैसे कई बार चर्चा में रहता है, गिरीश। ठीक है, तो गिरीश की जब बात की जाए तो गिरी अभी हमने पीछे ही देखा था, और ईस। ठीक है, तो गिरी के साथ में ई की मात्रा है और यहाँ पे भी ई की मात्रा है, तो बनी क्या, ई की मात्रा है। तो कई बार आपने देखा किससे परिवर्तित होकर क्या बनता है, गिरीश बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल होंगे। लौकिक जगत की जब बात की जाए तो लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। अब ये जो लौकिक शब्द हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका विलोम क्या होगा। लौकिक की जब बात की जाए तो लौकिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। बेसिक आप भी जानते हैं, कई बार कहा जाता है कि लौकिक जगत में सभी लोग क्या हैं, फंसे हुए हैं। अब इस लौकिक की जब बात की जाए तो लौकिक के लिए क्या एक शब्द आपका इस्तेमाल किया जाएगा, अलौकिक होगा, कुटिल होगा, सांसारिक होगा, या फिर दुनियावी होगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, लौकिक के लिए जो एक विलोम शब्द होगा वह क्या होगा। लौकिक की जब बात की जाए तो लौकिक के लिए एक विलोम शब्द क्या होगा। और बेसिकली अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए खास करके एक दैनिक कार्य जरूर करेगा कि अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इसे साझा कर दीजिएगा। ठीक है, इस सेशन को भी साझा कर दीजिएगा, और इस सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। लौकिक शब्द के परिप्रेक्ष्य में इसका संबंध क्या होगा, तो लौकिक का मतलब होता है यह लोक। ठीक है, लौकिक का मतलब होता है यह लोक। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं इहलोक, मतलब जो इस लोक से समित है, मतलब अगर हम कहें तो धरती लोक जिसे हम कह सकते हैं। तो लौकिक के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अलौकिक, मतलब जिसका संबंध इस संदर्भ में इस लोक से नहीं है। तो इस लोक से जिसका संबंध नहीं है उसके लिए क्या होता है, अलौकिक का इस्तेमाल किया जाता है। कुटिल के लिए हमने कई बार चर्चा किया, कुटिल के लिए क्या हो जाएगा, सरल। कुटिल का मतलब होता है एक तरीके से चालाक व्यक्ति।
चालाक की जब बात की जाए तो चालाक के लिए क्या होगा, सरल आपका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शब्द है निकलेगा सांसारिक। एक्चुअली सांसारिक की जब बात की जाए तो इसका भी मतलब एक तरीके से होता है जो इस लोक की बातें होती हैं, जो इस लोक की बात होती हैं या संसार की बात होती हैं। तो इस दशा में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पारलौकिक। ठीक है, तो पारलौकिक की जब बात की जाए तो पारलौकिक क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा। तो इस तरीके से लौकिक का विलोम अलौकिक होगा, कुटिल के लिए सरल हो जाएगा, और सांसारिक की जब बात की जाए तो सांसारिक के लिए क्या होगा, पारलौकिक की बात करी जाती है। ठीक है, चलिए, श्याम को भगवान पर जितना अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर डैश थी। अनुरक्ति शब्द का अब यहां पे आपको क्या करना है, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द से इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मतलब आप कह सकते हो दो पति पत्नी हैं, खास करके श्याम और उनकी पत्नी। श्याम की जब बात की जाए तो श्याम को अनुरक्ति है भगवान के ऊपर, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वही उनकी पत्नी की जब बात की जाए तो उनका भगवान में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो उस दशा में आप कह सकते हो कि वह भगवान से काफ़ी दूर हैं। तो उस दशा में क्या होगा, क्रोध होगा, रिक्ति होगी, ग्लानि होगी, या फिर आपके विरक्ति होगी। इस दशा में क्या होगा, अब आप भी जानते हैं कि भगवान के ऊपर कोई क्रोध करे या कोई प्यार करे ये एक अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे शब्द इसने दिया अनुरक्ति। तो इस अनुरक्ति के अनुसार हमें क्या करना है, उसे व्यवस्थित करना है। शुद्ध रूप से इसने कहा है कि अनुरक्ति के विपरीत शब्द से क्या करिए, इसको चिन्हित करिए। तो क्रोध से तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्रोध से इसका कोई लेना देना नहीं। रिक्ति की जब बात की जाए तो रिक्ति का मतलब होता है खालीपन। तो अब इस दशा में आप कह सकते हो कि भगवान के प्रति रिक्ति है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि अनुरक्ति का विलोम आपका रिक्ति नहीं होता है। ग्लानि की जब बात की जाए तो ग्लानि का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्लानि का मतलब तरीके से शर्मिंदा होना। तो शुद्ध रूप से केवल एक ही शब्द बनता है अनुरक्ति। अनुरक्ति की जब बात की जाए तो अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अनुरक्ति परिप्रेक्ष्य समझिएगा, अनुरक्ति का मतलब होता है एक तरीके से लगाव, एक तरीके से कर सकते हो प्यार। ठीक है, अनुरक्ति की जब बात की जाए तो मतलब किसी के प्रति एक आसक्ति, जिसके प्रति हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और विरक्ति का मतलब होता है जिससे दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इन द सेंस आप कह सकते हो कि जिससे क्या करते हैं, दूर रहते हैं, उस दशा में हम क्या करते हैं, विरक्त रहते हैं, मतलब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो है अच्छी बात है, नहीं है और अच्छी बात है। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुरक्ति के लिए क्या होगा, विरक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शुद्ध शब्द में श्याम भगवान पे अनुरक्ति है, मतलब श्याम का भगवान से लगाव है, लेकिन उनकी पत्नी की जब बात की जाए तो उनकी पत्नी भगवान वगैरह को नहीं मानती हैं, अर्थात वो उनसे दूर रहती हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म का चुनाव करिए। अब शब्द युग्म की बात की जाए तो यह शब्द घात का प्रतिघात होगा, प्रसारण का संकुचन हो जाएगा, शाश्वत का सदैव होगा, और खग का मृग हो जाएगा। तो अगर इस शब्द की बात की जाए तो इस शब्द को हम किस एक परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं। खास करके शब्द की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत विलोम चुनाव करिए। निम्नलिखित में से असंगत विलोम का चुनाव करिए। असंगत, असंगत का मतलब एक तरीके से समझिएगा जिसको हम कह सकते हैं कि गलत, जो इससे मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, असंगत का मतलब गलत, या एक तरीके से कह सकते हो कि जो मिलता जुलता नहीं। जो मिलता नहीं मतलब इंसान के लिए नहीं, मतलब असंगत का मतलब जो मैच नहीं करता है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो जो इन सब से मिलता नहीं या फिर जो गलत है अपने आप में, अगर असंगत की बात की जाए तो उसका संदर्भ यहाँ पे आपको दिख मिलता है। आपने कई बार सुना होगा खग की जब बात की जाए तो खग का मतलब क्या होता है, पक्षी। तो पक्षी के लिए आपने कई बार सुना होगा एक विलोम इस्तेमाल किया जाता है, खग के लिए मृग। ठीक है, तो खग का मृग हो जाएगा। प्रसारण का मतलब होता है एक तरीके से विस्तार, तो प्रसारण का विलोम क्या होगा, संकुचन। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कुछ जानवरों की क्वालिटी होती है वो अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो अपने आप को संकुचित भी कर लेते हैं। घात की जब बात की जाए तो घात के लिए क्या होगा, प्रतिघात। जैसे कुछ होते हैं कि घात लगा के बैठते होते हैं, लेकिन उसी के ऊपर कोई विलोम आप कह सकते हो कि वार कर दे तो उसे हम प्रतिघात कहते हैं। यहाँ पे जो गलत है वो होगा शाश्वत, क्योंकि शाश्वत की जब बात की जाए तो शाश्वत का मतलब होता है कि जो लगातार रहता है, जो जीवंत है। तो उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो सदैव नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह पे क्या होता है, नश्वर हो जाता है। ठीक है, तो शाश्वत की जब बात की जाए तो शाश्वत के लिए जो विलोम होता है वो होता है नश्वर।
शाश्वत के मतलब में आप कह सकते हो कि जो क्या होता है, रहता विद्यमान है। नश्वर की जब बात की जाए, जो कभी नहीं रहता है, ठीक है, जिसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते, तो उस दशा में शाश्वत के लिए क्या होगा, नश्वर हो जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हो जिसको हम क्षण भंगुर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस दशा में शाश्वत का सदैव नहीं होगा, शाश्वत का सदैव जो हो जाएगा, ये एक तरीके से इसका पर्याय हो गया, क्योंकि शाश्वत का मतलब है जो सदैव विद्यमान है। तो सदैव विद्वान के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नश्वर शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। रिजु, रिजु शब्द की जब बात की जाए तो रिजु शब्द का विलोम क्या होगा। रिजु शब्द के विलोम की बात की जाए तो इसका शब्द क्या होगा, सीधा होगा, सरल होगा, त्रिकोण होगा, या फिर आपका वक्र होगा। रिजु की जब बात की जाए तो रिजु का विलोम क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शब्दों के बनावट के आधार पर हमने कई बार बताया है कि जैसे अगर आपके पास कोई संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम जो होगा वो पहले दृष्टया क्या होगा, संज्ञा ही होगा। कोई शब्द विशेषण है तो उस दशा में उसका जो विलोम होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका विशेषण स्वरूप ही होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर देखा जाए कोई आपके क्रिया स्वरूप में आ रही है तो उस दशा में जो विलोम होना चाहिए, प्रथम दृष्टया यही होना चाहिए कि आप क्रिया का ही चुनाव करें। जब नहीं मिलती है तब आप उसका दूसरा चुनाव करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो शब्द हमें सामने दिखे कि सीधा और सरल, ये दोनों अपने आप में एक तरीके से कह सकते हो कि ये अपने आप में सरल होता है। यूपी जी के कब पढ़ाते हैं, 9 बजे रात को क्लास चलती है, ठीक है। तो सरल और सीधा मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि इनका जो माने है, मतलब जो इनका अर्थ है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक जैसा है, लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खैर, रिजु शब्द की जब बात की जाए तो रिजु के लिए कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, सरल और श्रद्धा की बात की तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीधा के परिप्रेक्ष्य में क्या विलोम हो जाएगा, सीधा का विलोम जो होता है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम सरल की बात करें तो सरल के लिए विलोम क्या होगा, सरल के लिए विलोम हो जाएगा कठिन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सीधा का उल्टा होता है लेकिन सरल का कठिन होता है। अब रिजु की जब बात की जाए तो रिजु का मतलब होता है वक्र, ठीक है। रिजु की जब बात की जाए तो रिजु का संदर्भ क्या हो जाएगा, रिजु के लिए इस्तेमाल किया जाता है वक्र, ठीक है। रिजु की जब बात की जाए तो रिजु के लिए होता है वक्र, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की बात की जाए तो व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। व्यास शब्द की जब बात की जाए तो व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो समास, संश्लेषण, संक्षेप या फिर लघु। व्यास शब्द की जब बात की जाए तो व्यास का संदर्भ क्या होगा, समास, संश्लेषण, संक्षेप या फिर लघु। व्यास शब्द की जब बात की जाए तो इसका विलोम क्या होगा। लघु का मतलब तो आप जानते होंगे, लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का जो एक अर्थ होता है वो होता है छोटा। तो लघु के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लघु के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दीर्घ, ठीक है। लघु के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दीर्घ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से संक्षेप की जब बात की जाए तो संक्षेप का मतलब होता है किसी बात को थोड़े में कहना या सारगर्भित स्वरूप में कहना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप से संक्षेप का हो जाएगा विस्तृत, ठीक है। तो संक्षेप के लिए क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। यहाँ पे व्यास की जब बात की जाए तो व्यास का संदर्भ क्या है, व्यास के लिए हो जाएगा समास। व्यास का मतलब होता है एक तरीके से चीज़ों को बिखेर के रखना, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे समास की जब बात की जाए तो समास को मतलब एक तरीके से व्यवस्थित करना। समास के बारे में आपने सुना होगा ना, समस्त पदों का योग हिंदी भाषा में इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। तो जब हम समास की बात करें संधि समास के परिप्रेक्ष्य तो उसी दशा में व्यास का मतलब होता है कि उसे बिखारा देना, लेकिन जब हम बात करते हैं समास, समास का मतलब एक तरीके से एकत्रित कर लेना। तो व्यास का समास होगा, संक्षेप का विस्तृत हो जाएगा और लघु का आपका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द आता है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द में सही समानार्थी शब्द है। एक सही समानार्थी शब्द होता है कुरंगम, तरंग, नंदन या फिर अम्बुद। शब्दों की जब बात की जाए तो शब्दों के परिप्रेक्ष्य में यह नाम आपको देख मिलता है कि एक सही शब्द आपको देखने को मिलता है। दिए गए शब्दों में खास करके एक सही समानार्थी शब्द देखने को मिल जाता है, कुरंगम, तरंग, नंदन या फिर अम्बुद। अच्छा, कुरंगम किसका होता है, तो कुरंगम के बारे में आपने कई बार सुना होगा, हिरन, ठीक है। हिरन की जब बात की जाए तो हिरन का जो पर्यायवाची होता है वह कुरंगम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुरंगम। इवन अगर देखा जाए तो हिरन के पर्यायवाची में आपने सुना भी होगा, क्या बोलते हैं हम इसको, सारंग की भी संज्ञा दे देते हैं। और एक तो और आप जानते हैं मृग, ठीक है। मृग की जब बात की जाए तो मृग भी क्या होता है, इसका संबंधित आपका क्या हो जाता है, समानार्थी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तरंग की जब बात की जाए तो तरंग का संबंध किससे है, तो तरंग का मतलब आप कह सकते हो कि लहर। आपने कई बार देखा होगा लहरें उठती रहती हैं,
तो तरंग निकलती रहती हैं। इवन आपने कई बार सुना होगा इसको उर्मी भी कहा जाता है, उर्मी, उर्मी के अलावा बीची भी कहा जाता है, ठीक है। बीची की जब बात की जाए तो बीची भी नाम दिया जाता है। तो लहर के लिए क्या होता है, लहर के लिए तरंग, उर्मी और बीची, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। नंदन की जब बात की जाए तो नंदन आपने सुना होगा, मारुति नंदन, मतलब जो मारुत के पुत्र हैं, अर्थात नंदन का जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पुत्र के लिए, ठीक है। पुत्र की जब बात की जाए तो पुत्र के लिए क्या होता है, पुत्र के लिए आपका एक तरीके से नंदन होता है। इवन आप कह सकते हो कि जैसे वत्स, वत्स, वत्स के अलावा आप कह सकते हो कि बेटा, ठीक है, बेटा की जब बात की जाए तो बेटा। इवन आप कह सकते हो सुता, सुत, ठीक है, सुत की जब बात की जाए तो सुत भी इसका पर्याय हो जाएगा नंदन की जब बात की जाए, ठीक है। तो नंदन के लिए ये सब आपके पर्याय इस्तेमाल किए जाते हैं। अम्बुद की जब बात की जाए तो अम्बुद का संबंध क्या है, अम्बु मतलब होता है पानी और दय का मतलब होता है देने वाला, ठीक है, दय का मतलब होता है देने वाला। अब कौन पानी देता है तो आप भी जानते हैं, ये समझ होता है आपका बादल। बादल की जब बात की जाए तो बादल क्या करता है, बादल आपका पानी देता है, क्या करता है, बादल की जब बात की जाए तो बादल आपका पानी देता है। इस दशा में आप कह सकते हो जैसे घन, घन के अलावा मेघ, ठीक है, ठीक है, इवन आप कह सकते हो कि जलद, ये सब क्या हो जाते हैं, यह अपने आप में देखने को मिल जाते हैं। अब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था कि हिरण के बारे में हमें बताइए, क्या हिरण शब्द का सही समानार्थी क्या होगा। तो हिरण शब्द के समानार्थी की जब बात की जाए तो अभी हमने देखा कुरंगम, क्या बोलते हैं, कुरंगम। कुरंगम की जब बात की जाए तो कुरंगम क्या होगा, ये हिरण शब्द का सही समानार्थी हो जाएगा, ठीक है। तो हिरण की जब बात की जाए तो हिरण के लिए कुरंगम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक शब्द है कौन सा, हवा का पर्यायवाची नहीं है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। शब्दों की जब बात की जाए तो वायु, समीर, पवन या फिर सलिल। हवा, हवा के पर्यायवाची की जब बात की जाए तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप भी जानते हैं हवा के पर्यायवाची में वायु साफ साफ दिख रहा है। समीर की जब बात की जाए तो समीर को भी हम लोग क्या करते हैं, हवा के पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पवन की जब बात की जाए तो पवन पुत्र आप भी जानते हैं वायुपुत्र के रूप में इस्तेमाल ही किया जाता है। सलिल की जब बात की जाए तो सलिल का संबंध ध्यान रखिएगा, सलिल का संबंध हवा के पर्याय के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सलिल की जब बात की जाए तो ये किससे समित है, ये जल से समित है। जल मतलब नीर, नीर मतलब पानी, ठीक है, पानी। इवन आपने इसके बारे में सुना होगा अम्बु, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सलिल के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, सलिल का मतलब होता है पानी से समित, ठीक है। तो जल, नीर, पानी, अम्बु, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपके सलिल के परिप्रेक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। एक शब्द है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खास करके समुद्र का पर्यायवाची है, क्या है, समुद्र शब्द की जब बात की जाए तो समुद्र के परिप्रेक्ष्य समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है, रत्नाकर, मधुकर, नरपति या फिर आपका दिनकर। हाँ, पानी वाटर भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलो यहाँ पे अगर देखा जाए तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची रत्नाकर, मधुकर, नरपति या फिर आपका दिनकर। अब दिनकर तो नाम से पता चला है कि दिन को करने वाला, ये किससे होगा, ये सूर्य से समित होगा, ठीक है। नरपति की जब बात की जाए तो नरपति मतलब एक तरीके से कह सकते हो नर मतलब मनुष्य और मनुष्य के लिए पति अर्थात राजा, ठीक है। तो राजा का हम लोग क्या करते हैं, नरपति के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। राजा की जब बात की जाए तो राजा के लिए हम लोग क्या करते हैं, नरपति का इस्तेमाल कर लेते हैं। मधुकर की जब बात की जाए तो मधुकर का मतलब क्या, कि जो मधु एक तरीके से मधु निकालने की कोशिश में जो फूल बनाता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भौरा या भ्रमर। तो अक्सर आपने देखा होगा भौरे की क्वालिटी होती है कि वो कलिका से फूल बनाने की कोशिश करता है और बाद में उसी से क्या होता है, मधु निकलता है। तो इस दशा में समुद्र की जब बात की जाए तो समुद्र के लिए क्या होगा, समुद्र के लिए एक ही शब्द बनता है, रत्नाकर। रत्नाकर बेसिकली आप भी जानते हैं समुद्र में क्या होता है, बहुत सारे बहुमूल्य, खास करके अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बहुमूल्य हीरे, रत्न, जवाहरात, ये सारी चीज़ें आपके पाई जाती हैं। अब आप कहेंगे हीरा यहाँ कहाँ पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई ज़रूरी है यहाँ पे हीरा ही पाया जाए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हीरा ही पाया जाए। आप समझिएगा हीरे की क्वालिटी इन द सेंस महंगे महंगे आइटम,
अब कोई समुद्र के नीचे अगर आपको पेट्रोलियम धातु मिल गया तो उस दशा में आप क्या कहेंगे, वो भी तो एक तरीके से हीरा ही है, ठीक है। अगर हम कहते हैं पेट्रोलियम नहीं मिला, कोई बहुत महंगा पत्थर मिल गया जो आपके समुद्र के किनारों पे आपको मिलता है, जैसे सीप वगैरह की बात की जाए, मोती वगैरह की जब बात की जाए, या कई बार आपने देखा होगा रंग बिरंगे चमकीले पत्थर भी उसी समुद्र से ही मिलते हैं जिसको लोग बेच करके व्यापार करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो उससे हमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रत्न मिलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं। अब आज के समय में तो नहीं, लेकिन आपने कई बार इतिहास में पढ़ा होगा समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन से तो अमृत भी मिला था, विष भी मिला था, ऐरावत हासी भी मिली थी, कल्प वृक्ष नाम का कह सकते हो कि आपका जो पौधा होता है वो भी आपकी प्राप्त हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, समुद्र से मिलती हैं, और इसी कारण से हम रत्नाकर इसे नाम देते हैं। आज के समय में डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मछली वगैरह मिलती ही हैं, और विभिन्न प्रकार के आपके कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जिसको हम बेच करके क्या करते हैं, व्यापार वगैरह करते रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयनित करिए, जैसे पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या होती है, पूरब और उत्तर की दिशा की जब बात की जाए तो उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूरब और उत्तर की दिशा की जब बात की जाए तो उसके लिए क्या एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पूरब और उत्तर दिशा की जब बात की जाए तो उसके लिए क्या एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पूरब और उत्तर दिशा, देखिए आज पूरे अगर हम पूरे विस्तार की बात करें तो ये तो आप भी जानते हैं, ये पूरब दिशा होता है, ये पश्चिम का दिशा होता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये उत्तर होता है, और ये क्या होते हैं, ये दक्षिण होते हैं। खास करके आप 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन हिंदू परंपरा में 10 दिशाएं बोली जाती हैं, 10 दिशाएं। अब आप कहेंगे 10 दिशा कहाँ पे होती है। 10 दिशाओं की जब बात की जाए तो 10 दिशाओं के बारे में चर्चा जो मिलती है वो बेसिकली ये होती है, ये 4 तो प्रमुख दिशाएं होती हैं, फिर क्या होता है, फिर इसके बाद इसमें 4 सब दिशाएं होती हैं, मतलब ये जो इसके किनारे किनारे होते हैं, तो ये हो जाते 8 दिशाएं। और फिर क्या होता है, एक ऊपरी हिस्सा जिसको हम एक तरीके से स्वर्ग लोक कह सकते हैं, और एक नीचे का हिस्सा जिसको हम पाताल लोक कह सकते हैं। तो ये 10 दिशाएं आपको दिख मिलती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके भी अलग अलग आपके नाम सुनिश्चित किए गए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा पूरब और उत्तर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ईशान। कई बार आपने सुना होगा ईशान कोण की जब बात की जाए तो ये उत्तर पूर्व के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यही पर अगर देखा जाए तो आपके पूरब और दक्षिण अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे होता है आग्नेय कोण, ठीक है, इसको हम आग्नेय कोण के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। तो आग्नेय किसे कहा जाता है, ये पूरब और दक्षिण के बीच में आपको दिख मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो दक्षिण और पश्चिम की जब बात की जाए तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो आपका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम नाम देते हैं नैऋत्य, नैऋत्य कोण, ठीक है। और नैऋत्य के अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर और पश्चिम में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वायव्य। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये 4 प्रमुख आपके नाम होते हैं, लेकिन 4 के बाद ये सब नाम आपको दिख मिलते हैं, जहाँ पे उत्तर पूर्व में ईशान होता है, पूरब दक्षिण में आग्नेय होता है, उत्तर पश्चिम में वायव्य होता है, और पश्चिम दक्षिण में नैऋत्य कोण आपको दिख मिलता है। तो यहाँ पे पूरब और उत्तर के बीच में पूछा है, पूरब और उत्तर के बीच में क्या हो जाएगा, ईशान आपको दिख मिलता है, ठीक है। तो पूरब और उत्तर की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा। हाँ, अक्कू जी बिल्कुल कहना सकते हैं, यूपी पुलिस में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कि एक ही समय में कोई भी घटना आपको दिख मिलती है जो खास करके वर्तमान से संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं, आजीवन कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, समसामयिक कहते हैं, या फिर समानुकूल के रूप में जानते हैं। खासा अगर देखा जाए तो ये आपको दिख मिलता है एक ही समय में, खास करके जो वर्तमान की घटित घटनाएं होती हैं अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम। जीएस स्पेशल बैच कब आएगा, अरे पहले यूपी जी के तो देखा जाए, ठीक है। जिस बैच को हमने अभी आपके सामने रखा है पहले उसको तो प्यार मिले तब तो समझ में आए कि हाँ ठीक है, आएगा। देखो अब तो एप्लीकेशन आया है तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा, और आपके बेहतरी के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल होंगी, ठीक है। इन दोनों पे हमारी विचार अभी चल रही है, अभी यूपी जी के अभी आपके सामने है, ठीक है। बाकी देखते हैं, जीएस का भी होगा, कंप्यूटर का भी होगा, मैथ का भी होगा, रीजनिंग का भी होगा, हिंदी का भी होगा, सबके रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना है
कि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया तो केवल उस पर एक बैच आपकी निकाल दी जाएगी, बाकी कुछ नहीं किया जाएगा। सारी चीज़ें करी जाएंगी, क्योंकि परीक्षा में तो लगभग सारी चीज़ आती हैं। टेस्ट भी बात की जाएगी, बुक भी आपके सम्मुख रखी जाएगी, जितना भी हो जाएगा सब किया जाएगा। ठीक है, पहले शुरुआती चरण है, एक आपके सामने रखे हैं, उसका देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम किसकी बात करें, एक ही समय में जो वर्तमान में होता है, एक ही समय में जो वर्तमान में होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो एक ही समय में जो वर्तमान की घटनाओं के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। सीधे शब्दों में आपने सुना होगा समसामयिक। ठीक है, कई बार करंट अफेयर को हम लोग क्या कहते हैं इसी कारण से, समसामयिक घटनाएं। ठीक है, तो समसामयिक घटनाओं की जब बात की जाए तो समसामयिक घटना का जो संदर्भ होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह आपके करंट अफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और करंट अफेयर किसे कहते हैं, तो करंट अफेयर आप भी जानते हैं कि जो हाल फिलहाल की घटनाएं होती हैं। तो जो हाल फिलहाल की घटनाएं होती हैं उसके लिए हम लोग समसामयिक घटना के रूप में इस्तेमाल ही करते हैं। तो जो एक ही समय में वर्तमान में हो रहा है वो क्या होगा, समसामयिक हो जाएगा। आजीवन का मतलब क्या होता है, आजीवन का मतलब होता है जो पहलू क्या है, जीवन भर है, जो पहलू क्या है जीवन भर विद्यमान है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आजीवन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो समय अनुकूल के परिप्रेक्ष्य क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है जो समय के साथ अनुकूल हो। ठीक है, जो समय के साथ अनुकूल हो, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, समानुकूल इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से शाश्वत की जब बात की जाए तो शाश्वत का मतलब अभी हमने देखा अजर अमर। ठीक है, शाश्वत नश्वर, तो शाश्वत का मतलब होता है जो क्या है, विद्यमान है। शाश्वत का मतलब होता है जो विद्यमान है, और इसका विलोम क्या हो जाता है, नश्वर। ठीक है, नश्वर मतलब जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपको देख लेते हैं। खैर, पार्थिव एक शब्द है, पार्थिव। पार्थिव की जब बात की जाए तो पार्थिव के लिए कौन सा यहाँ पे विलोम इस्तेमाल किया जाता है, ये होता है जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव की जब बात की जाए तो पार्थिव का नाम देखने को मिलता है। जिसका संबंध मनुष्य से है ऐसा तो कुछ नहीं है पार्थिव को लेकर के, जिसका संबंध प्रथा से है बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, जिसका संबंध ईश्वर से है ऐसा भी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ पे बात की तो हमारे यहाँ पर जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे हम कहते हैं पार्थिव। तभी आपने कई बार सुना होगा कि हम लोग मनुष्य शरीर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य शरीर के लिए हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं पार्थिव। ठीक है, पार्थिव शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। पार्थिव का मतलब क्या है कि जब मनुष्य की डेथ होती है तो उस दशा में क्या होता है, उसे ये जो मिट्टी की बनी हुई शरीर है यहीं पे छोड़ देना पड़ता है और उस लोक में जाना होता है, तो वहाँ पर केवल उसकी आत्मा जाती है। इन द सेंस कि ये जो आपके मिट्टी का शरीर है वो यहीं पर विद्यमान रह जाता है। ठीक है, बाकी अगर ईश्वर से समित देखा जाए तो उसे हम ईश्वरीय कहेंगे। प्रथा से समित आप कह सकते हो कि जो हमारे कल्चर वगैरह होते हैं वो आपको देख लेते हैं। और साथ ही साथ मनुष्य की जब बात की जाए तो हाउ रिलेटेड ही तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मनुष्य का शरीर जो होता है ये इसी लोक से समझते हैं, इतना हमें पता है। क्योंकि आप भी जानते हैं जब व्यक्ति की डेथ होती है तो ये शरीर नहीं ले जाता है कोई, शरीर यहीं पे रहता है। अलग अलग कल्चर में कोई कह सकते हो कि जिसको जला दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है, किसी को नदी में फेंक दिया जाता है, वो अलग अलग पहलू होता है, लेकिन शरीर यहीं पर रहता है। इसी कारण से इसको हम पार्थिव शरीर के रूप में नाम देते हैं। ठीक है, खैर, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द की जब बात की जाए तो यह कौन सा हो जाता है, शोभा, शस्त्र, पालन या फिर नित्य। शब्दों की जब बात की जाए तो कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपका इस्तेमाल किया जाता है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की जब बात की जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में कौन सा नाम देखने को मिल जाता है, कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नृत्य किया जाता है, तो नृत्य किया जाता है इन द सेंस आप कह सकते हो नाच गाने की बात चल रही है। पालन, पालन होता है, पालन होता है। शस्त्र उठाया जाता है, शस्त्र उठाया जाता है। लेकिन शोभा निकाली जाती है, तो शोभा निकाली जाती है इन द सेंस आप कह सकते हो ये क्या होगा, ए वाला सही जवाब होगा। कुछ ना करिए, सीधे शब्दों में केवल वाक्य प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का एक जोड़ा जो है वो सही नहीं है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का एक कह सकते हो कि यहाँ पे जो जोड़ी है वो अपने आप में सही नहीं है अगर उसकी बात की जाए। देखो, मामा के लिए मामी इस्तेमाल होता है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, गधा के लिए गधी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके टीचर महोदय कहते ना तुम गधे हो, तो उधर से आता है नहीं हम गधी हैं, तो उस दशा में यहाँ पे गधा और गधी ये भी क्या हो जाएगा,
ये भी अपने आप में सही हो जाएगा। ठीक है, गधा और गधी की जब बात की जाए तो ये भी सही है। और देवता के लिए आपने सुना होगा देवी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो बचा कौन? कांत के लिए कांति। ठीक है, कांत की जब बात की जाए तो कांत के लिए जो कांति होता है ये गलत होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो कांति नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पे क्या होता है, कांत शब्द की जब बात की जाए तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कांता। कांता, तो इस दशा में कांत के लिए कांता इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कांति। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग में आपका प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग की जब बात की जाए तो उसे स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। शब्द है ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के परिप्रेक्ष्य हमने कहा कई बार प्रयोग कर लीजिए। आचार्य तो होगा नहीं, क्योंकि आचार्य तो आप भी जानते हैं, आचार्य मतलब पुरुष होता है। ठीक है, पंडित की जब बात की जाए तो पंडित भी नहीं होगा, क्योंकि पंडित के लिए क्या होता है, पंडितानी, आप भी जानते हैं, ये भी नहीं होगा। ऋतु और हंस की जब बात की जाए तो हंस के लिए, हंस आप भी जानते हैं, हंस एक मेल होता है, क्योंकि हंसनी इसका पुल्लिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे बचा कौन? ऋतु, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ऋतु की जब बात की जाए तो ऋतु क्या होता है, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो आगे के परिप्रेक्ष्य में खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? कहा जा रहा है कि तीन लोक से प्यारी मथुरा न्यारी, तीन लोक से प्यारी मथुरा न्यारी, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तीन लोक से प्यारी मथुरा न्यारी, तीन लोक से प्यारी मथुरा न्यारी, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला मथुरा का बखान तीनों लोक में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो हमने कई बार बताया कि जब भी आपके पास कोई ऐसा लोकोक्ति या मुहावरा आए तो उसका सीधा अर्थ नहीं मिलता है। तो इसका मतलब बहुत सुंदर मथुरा, ये बिल्कुल नहीं होगा। मथुरा का बखान तीनों लोक में है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तीनों लोक में मथुरा ना होना, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा कि है तो बहुत सारे, लेकिन उन सब में भी जो सबसे उच्चतम क्वालिटी रखता है, जो सबसे यूनिक है, उसे हम मथुरा के रूप में जानते हैं। तो तीन लोक में मथुरा नारी, इसका मतलब सब में भी आपका क्या होता है, ये सबसे बेहतर होता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एड़ी रगड़ना, एड़ी रगड़ने का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन दिखाने के बाद चलिए, यहाँ पे आपके नंबर आते हैं। ठीक है, तो इस नंबर से आप देख लीजिएगा। एड़ी रगड़ने की जब बात की जाए तो एड़ी रगड़ने का सही अर्थ क्या होगा? नाम होगा एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत धूप करना, परेशान करना। देखिए, सीधे शब्दों में मैंने कहा कि इसका सीधा अर्थ नहीं होगा, इसका मतलब एड़ी सफा करना, एड़ी साफ करना, ये कोई मतलब नहीं होगा। परिश्रम करना, तो परिश्रम करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। परेशान करना शुद्ध रूप से आप कहते हो तो एड़ी रगड़ने का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा चलते घूमते रहते हैं किस एक काम के लिए, कोई आपका काम है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो उस दशा में बहुत दौड़ धूप करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एड़ी रगड़ना। ठीक है, एक शब्द आता है सावन हरे न बहादो सुखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सावन हरे ना भादो सूखे। अक्सर आपने देखा होगा सावन का महीना मतलब आपने सुना होगा हाय हाय ये मजबूरी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सावन का महीना जुलाई का महीना, जुलाई महीने में अधिकतर क्या होती है? बरसात होती है। और जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा कोई ऐसा लोकेशन नहीं जहाँ पे हरियाली ना हो, हरा भरा पूरा इन्वायरमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सावन के महीने में सबसे ज़्यादा क्या होती है? हरियाली होती है। और इस समय आपने सुना होगा भाद्रपद का महीना, भाद्रपद के महीने की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सूखा होता है, मतलब बरसात नहीं होती है और गर्मी अलग से होती है। तो इस दशा में यहाँ पे क्या होता है? सूखा का सीन होता है। तो इस दशा में अगर हम कहें तो इसका सीधा अर्थ तो मिलेगा नहीं कि सावन में हरा और भादों में सूखा, कोई लॉजिक नहीं है। ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, ये भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका उलट अर्थ निकलेगा। असंभव बात ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि भाई ये तो हमेशा होता रहता है, तो ये भी कोई बात नहीं होगी। शुद्ध रूप से यही होगा कि सदैव एक सा मौसम नहीं होगा। कई बार आप सबके लिए प्रयोग किया जाता है कि आज परीक्षा में हम फेल हुए हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हम हमेशा फेल होंगे। हमारी कुछ योग्यता होती है जो हमें क्या करेगी? आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करेगी। हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज हम फेल हुए हैं इसका मतलब कल हम पास होंगे, केवल हमें प्रयत्न करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी बात होती है जब कई सारे लोग क्या होता है कुछ उपलब्धि पा जाते हैं, उस पर बैठ के चौड़ियाने लगते हैं, तो ये बोला जाता है बेटा हमेशा एक जैसा दिन नहीं होगा। आज आप उपलब्धि पाए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतोगत्वा आपको अगर ठहर के नहीं चलोगे तो मुंह के बल गिरोगे। इसलिए अपने आप को बैलेंस बना के रखना होता है। तो सदैव एक जैसी बात नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द आपका सही है? वर्तनी की जब बात की जाए तो वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द आपका सही है? वर्तनी की जब बात की जाए तो वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द आपका सही है? वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द आपका सही है?
एक शब्द है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ये वाक्य जो है वो अपने आप में गलत है, क्योंकि इसका जो लिखावट होता है वो होता है स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र। तो इस तरीके से कुछ लिखा जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें जो लिखावट होती है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आधा स्व, वा पे आ की मात्रा, ता पे अंग की मात्रा, और ये जो त्र होता है ये त्र आ फॉर्मेट में होता है, और इस तरीके से स्वतंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऐसा कोई मिलचाल जुलता है नहीं, लेकिन ये वाला जरूर आपका हो जाएगा अगर इसमें हम क्या करें, यहाँ पे हलंत लगा दें, क्योंकि आप भी जानते हैं इससे क्या हो जाता है, ये वाक्य आधा हो जाता है। जो वर्ण होता है जिसके नीचे हलंत लग गया तो अपने आप में आधा हो जाता है। तो स्वतंत्र की जब बात की जाए तो ये इसका सही स्वरूप होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। पुनः कवित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवित्री। हमें लगता है जीवन में कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें कवित्री का नाम आना आया होगा। कवित्री की जब बात की जाए तो कवित्री एक ऐसा संदर्भ है जो लगभग लगभग हर एक पहलू में, हर एक परीक्षाओं में आपका पूछा जाता है। अब इसका सही फॉर्मेट क्या होगा? पहली बात, कवि के लिए ध्यान रखिएगा, कवि जो पुल्लिंग होता है उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जब बात की जाए तो इसकी बनावट क्या होती है, तो आपने कई बार सुना होगा कवि बोला जाता है यहाँ पे, लेकिन जब कवित्री बनाई जाती है तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगती है, तो ये हो जाता है कव। और इस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो इत्री में क्या हो जाती है, या में छोटी की मात्रा लगती है, और त्रा की जब बात की जाए तो इसमें बड़ी की मात्रा लग जाती है। तो यही आपका शब्द बन के सामने आ जाता है। तो कवित्री की जब बात की जाए तो कवित्री के लिए क्या शब्द बनेगा? कवित्री के लिए एक ही शब्द बनेगा और वो बन जाएगा आपका, यहाँ पे तो दो दिख रहा है, ठीक है, कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है और एक ये आपका दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों अपने आप में सही हैं, कवियत्री, ठीक है, तो दोनों अपने आप में सही है, कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कवित्री। शुद्ध रूप से ये समझिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, क की मात्रा होती है, वा सिंगल होता है, जबकि कवि में वा पे ई की मात्रा होती है, ठीक है, और यहाँ पे पहले में छोटी की मात्रा होती है और दूसरे में क्या होती है, बड़ी की मात्रा होती है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार आपके क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। अब महात्म शब्द की जब बात की जाए तो महात्म शब्द कैसा लिखा जाता है? महात्म की जब बात की जाए तो महात्म कैसे लिखा जाता है? महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या फिर महात्म्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्म्य की जब बात की जाए तो महात्म्य कैसे लिखा जाता है? यह शब्द भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो इसकी लिखावट जो होती है वो होती है महात्म्य, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इसे जो लिखा जाता है वह कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है? कुछ ऐसे आपका लिखा जाता है, जहाँ पे माँ की आप की मात्रा होती है, हा पे आ की मात्रा होती है, आधा ता होता है, आधा माँ होता है, और फिर आपका यह होता है। तो इस दशा में कौन सा होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस दशा में कौन सा शब्द होगा? महात्म, मा हा त म यह, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका बी वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माँ पे आ की मात्रा होगी, माँ सिंगल नहीं होगा, महात्म्य बोला जाता है, महात्म्य, ठीक है। तो महात्म्य में आपका बी वाला सही उत्तर होगा। उलाहना एक शब्द है, उलाहना का तत्सम स्वरूप क्या होगा? उलाहना की जब बात की जाए तो उलाहना का तत्सम स्वरूप क्या होगा? ओरहन, उपलम्भ, निंदा या फिर झगड़ा करना। उलाहना की जब बात की जाए तो उलाहना शब्द के लिए एक शब्द आपका इस्तेमाल किया जाता है। उलाहना शब्द का तत्सम क्या होगा? उलाहना शब्द, ओरहन, ओरहन तो गांव देहात में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ओरहन का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जो शुद्ध रूप से इस्तेमाल किया जाता है वो होता है उपालंब। क्या कहते हैं? उपालंब। और उपालंब की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाता है? ये इसका तत्सम होता है। जबकि तद्भव की जब बात की जाए तो तद्भव क्या होता है? तद्भव ये होता है उलाहना। उलाहना का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कई बार आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पर उलाहना दिया जाता है कई सारे संदर्भों में, खास करके जब किसी की शिकायत वगैरह करी जाती है, ठीक है। सिंघाड़ा एक शब्द है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा शब्द का तत्सम क्या होगा? सिंघाड़ा की जब बात की जाए तो सिंघाड़ा शब्द का तत्सम क्या होगा? तो सिंघाड़ा के लिए भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तद्भव है। ये क्या है? ये तद्भव है। इसका जो तत्सम स्वरूप होगा वो क्या हो जाता है? वो होता है श्रृंगाटक। क्या बोलते हैं? श्रृंगाटक। तो श्रृंगाटक खास करके आपने देखा होगा ये
तालाब पोखर में पाई जाती है। आपने सुना भी होगा, ऐसे हम कुट्टू नाम देते हैं, कई बार आपके प्रयोग में किया जाता है। कुट्टू की जब बात की जाए तो कुट्टू का आटा, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत या फिर सूत। हमारे यहाँ पर खास करके देखा जाए तो एक शब्द है जिसको हम लोग क्या करते हैं, तत्सम शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तत्सम की जब बात की जाए तो तत्सम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शब्द क्या है, गोपाल, घर, कपूत या सूत। तत्सम की जब बात की जाए तो तत्सम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गोपाल। गोपाल इसने तत्सम के रूप में पूछा है, ठीक है। तत्सम की जब बात की जाए तो तत्सम के रूप में गोपाल शब्द हो जाएगा। इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या है, इंद्रिय की जब बात की जाए तो इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा। इंद्रिय शब्द की जब बात की जाए तो इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा। इंद्रिय बेसिकली अगर देखा जाए तो इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा। इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्री या फिर इंद्रिय, तो इसका संदर्भ क्या होगा, यह हो जाएगा डी वाला इंद्रिय। इंद्रिय के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंद्रिय, ठीक है। इंद्रिय के लिए हम लोग इंद्रिय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, एक ऐसा वाक्य जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। शब्द है कि वह विद्यार्थी है, शब्द है कि वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है या फिर वह परिश्रमी भी है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो यह समझता आपको दिख मिलता है। शब्द बताइए जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ लड़के की बात चल रही है। लड़का क्या है, लड़का अर्थात विद्यार्थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थी की क्वालिटी बताई जा रही है कि विद्यार्थी लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। विद्यार्थी, पुनः विद्यार्थी कैसा है, प्रबुद्ध है, कमजोर है, प्रबुद्ध है, अर्थात विद्यार्थी की क्वालिटी बताई जा रही है। शुद्ध रूप से आप कह सकते हो विद्यार्थी परिश्रमी है, अर्थात यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो सर्वनाम है वह मतलब विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या है, परिश्रमी भी है। तो ये सब क्या करें, विशेषता बता रही है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह विद्यार्थी है, तो ये कोई विशेषता नहीं होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए वाला क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वह विद्यार्थी है, इसका मतलब वह अपने आप में है। यहाँ पे विशेषता विद्यार्थी लड़का है, लड़का या लड़की, विद्यार्थी प्रबुद्ध है, तेज या कमजोर, विद्यार्थी परिश्रमी है, परिश्रमी या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे लेजी या जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं आलसी, तो ये सब नाम देख मिलते हैं। खैर ध्यान रखिएगा, यूपीजी के स्पेशल बैच आप सबके बीच में लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सिद्धार्थ बैच। आजकल स्पेशल ऑफर इन द सेंस आप कह सकते हो कि पूरे बैच में लगभग पूरा डिस्काउंट ही है। केवल एक सर्वर टैक्स जिसे हम कह सकते हैं केवल 99 रुपये इसमें आपका लिया जा रहा है। 1 अप्रैल से आपकी रेगुलर क्लासेज मिल जाएंगी। आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जीके जीएस बाय अमित पांडे, इस पर आपको मिल जाएगा। कई बार हमने बताया है कि डेली क्लासेज, 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल से ज़्यादा प्रश्न, यूपीजी के ई बुक, हस्तलिखित नोट, क्लास की पीडीएफ और डाउट सेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी पहचान होती है, ठीक है। चलेगा, बाकी चीज़ों के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन करिएगा और जो क्लास की पीडीएफ होती है, हमने कई बार बताया है, ये इसी एप्लीकेशन पे हम आपको दे भी देते हैं, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, आज के संदर्भ को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जुड़िए जरूर 9 बजे वाली क्लास में।